नक्सल का भी निकलेगा हल, जवानों की शहादत भी होगी कम, जब गलती से सबक लेंगे हम। बीजापुर में 22 जवानों की नक्सल हमले में हुई मौत फिर से वही सवाल खड़े कर गई कि आखिर नक्सली समस्या खत्म क्यों नहीं हो रही। कब तक हमारे जवानों की शहादत होगी? क्या कभी लाल आतंक से बस्तर मुक्त हो पाएगा? 3 अप्रैल 2021 ये वो तारीख है जिसे इन शहीदों के परिजन कभी नहीं भूलेंगे। ये वही तारीख है जिसने एक माँ का बेटा छीन लिया, एक बहन से भाई को जुदा कर दिया, किसी का पति चला गया तो कोई अनाथ हो गया। ये सिस्कियाँ पहले भी कई बार देश सुन चुका है। पहले भी नक्सलियों के हमले होते रहे हैं, पहले भी नक्सलियों को सबक सिखाने का प्रण लिया जा चुका है। बीजापुर हमले के बाद एक बार फिर उसी प्रण को दोहराया गया। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये पूरी लड़ाई को लॉजिकल एंड तक ले जाने के लिए भारत सरकार की प्रायोरिटी पहले से ही तय की हुई है। मैं आज छत्तीसगढ़ और भारत की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ये जो घटना हुई है, इसके बाद ये लड़ाई और तीव्र करेंगे और ये लड़ाई को हम निश्चित रूप से विजय में परिवर्तित करेंगे। नक्सलियों का आगे क्या अंजाम होगा इसका जवाब तो भविष्य ही बताएगा, लेकिन बीजापुर हमले में जो चूक हुई, अगर वो पहले की घटना से सबक लेते हुए नहीं दोहराई जाती तो कई जानें बच सकती थी और नक्सल इतना नासूर भी नहीं बनता। बताया जाता है कि जवानों के पास जो यूएवी है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, जिससे दूर तक स्पष्ट तस्वीर नहीं आ पाती। ड्रोन कैमरा से नक्सलियों के मूवमेंट को पकड़ा जा सकता था। वारदात वाली जगह पर भी हेलीकॉप्टर 6 घंटे की देरी से पहुंचा। अगर वो पहले पहुंचता तो कुछ जानें और बचाई जा सकती थी। 500 नक्सलियों के मूवमेंट का इंटेलिजेंस इनपुट नहीं होना भी एक बड़ा फेल्योर माना जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह कि पतझड़ के मौसम में फिर वही नक्सली हमला दोहराया गया, जो पहले भी कई बार हो चुका है, क्योंकि इस मौसम में नक्सली दूर तक जवानों के मूवमेंट को देख सकते हैं। अभी तर्रेम घटना की हम जैसे बात करें, तर्रेम में 4.5-5 घंटे लगातार मुठभेड़ हुई है। इस दौर में अगर एयरफोर्स के हेलीकॉप्टरों का उपयोग किया गया होता, लगातार ये लोग इनको पूरी नक्सलियों की सिचुएशन फोर्स को मालूम हो गई थी। ऐसे में अगर एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर से भी अगर हमले किए गए होते तो मुझे लगता है कि फोर्स को इतनी ज़्यादा कैजुअलिटी नहीं उठानी पड़ती। जो बेस्ट दे सकता है वो बेस्ट सपोर्ट हमारा लॉ फोर्स को दी जा रही है। इसमें किसी प्रकार की कोई कमजोरी, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। हाँ, हमेशा इसको बेहतर करने के लिए हमारे पास गुंजाइश रहते हैं। हर एक घटना के बाद जो भी हमको जो फीडबैक मिलते हैं, जो इनपुट्स मिलते हैं, उस हिसाब से ये सेवा को और बेहतर करने के लिए हमारी कोशिश की जाती है। बस्तर में मौजूद चॉपर को सिर्फ टैक्सी और एम्बुलेंस के रूप में ही इस्तेमाल किया जा रहा है। ड्रोन की बात करें तो आज बेहतर तकनीक वाले यूएवी मौजूद हैं, लेकिन जवानों को ये कब मिलेंगे, ये भी एक सवाल है। जब नक्सली हमारे शहीद जवानों के हथियार लूट कर ले जाते हैं तो क्या हम उसमें चिप लगाकर उसकी लोकेशन ट्रेस नहीं कर सकते? क्योंकि अमेरिकन आर्मी इस तकनीक का इस्तेमाल कर रही है। अब चूंकि ये लगभग साफ हो चुका है कि नक्सलियों के गढ़ में सिर्फ बंदूक से ही लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाया नहीं जा सकता, तो उसके अर्बन नेटवर्क पर भी प्रहार करना होगा और नक्सलियों पर तकनीक से भी वार करना होगा। प्रशांत गजभिये, बंसल न्यूज, जगदलपुर। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। नक्सल वारदातें लगातार हो रही है और इससे छत्तीसगढ़ पिछले 20 वर्षों से जूझ भी रहा है। बहुत सारी रणनीतियां बनती हैं, बैठकें होती हैं, साजो सामान की डिमांड होती है, वो लाए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद जब इस प्रकार की घटनाएं होती हैं, हमारे जवान शहीद होते हैं, तो बहुत सारे सवाल उठते हैं कि आखिरकार दिक्कत कहां पर थी और आखिरकार क्यों हमारे जवान, जो कि संख्या में ज़्यादा होते हैं लेकिन चूक जाते हैं, शहादत हमारे जवानों की हो जाती है। इन शहादत को रोकने के लिए क्या उपाय हो सकते हैं, क्या तरीके हो सकते हैं? बहुत सारे सवाल जहन में सभी के आते हैं। चर्चा आज इसी पर हम भी करेंगे कि आखिरकार क्या हाईटेक वॉर
हम छेड़ सकते हैं? क्या कोई तरीका है जिसके ज़रिए नक्सलियों को नेस्तनाबूद किया जा सकता है? चर्चा इसी पर करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ हैं, मनीष गुप्ता जी हमारे साथ, नक्सल मामलों के जानकार, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ अमित चमनानी जी हैं भाजपा से, सुरेंद्र वर्मा जी कांग्रेस से, बहुत स्वागत आप सभी का। मनीष जी, पहला सवाल आपसे मैं करूंगा। नक्सलवाद बड़ी समस्या है और इसको लेकर रणनीतियां भी बनती रही हैं, दिल्ली से लेकर रायपुर से लेकर बस्तर तक। क्या वाकई रणनीति बनाने में या साजो सामान में या हाईटेक होने में हम कहीं ना कहीं चूक जा रहे हैं? कहां पर दिक्कतें आ रही हैं? की समस्या कोई एक दिनों की समस्या नहीं है। ये पिछले 4 दशकों से बस्तर में सक्रिय है और पिछले 3 दशकों से लगातार हिंसा की वारदात जो चल रही है, हिंसा का जो कुचक्र चल रहा है, उसमें लगातार शहादतें हो रही हैं, जवानों की शहादतें हो रही हैं, निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं। झीरम कांड की अगर हम बात करें तो कांग्रेस का एक टॉप लीडरशिप जो है वो नक्सली हिंसा की भेंट चढ़ चुका है। आमतौर पर इतने संसाधन सेंट्रल दे रहा है, इतनी जवानों की भर्तियां हो रही हैं, बावजूद इसके हिंसा में कहीं कमी नहीं आ रही है। मतलब कहीं ना कहीं हमारी रणनीति में खामी है, ये समझने की निहायत ज़रूरत है। क्योंकि नक्सलवाद को लेकर के सेंट्रल भी अपनी बात कहता है। अभी गृह मंत्री जी आए थे, केंद्रीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी ने, उन्होंने भी कहा है कि सारे संसाधन देंगे, लेकिन हमको रिजल्ट चाहिए। ये कहीं ना कहीं जो हमारी जो जिम्मेदारी है, हमारा जो रिज़ल्ट है, हम रिज़ल्ट की दिशा में काम नहीं कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, नक्सल उन्मूलन के लिए कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं है। देखिए, हर ज़िले का अपना अलग मॉडल है, हर एसपी अपने हिसाब से वहाँ पर एक्टिविटी चलाता है, नक्सल उन्मूलन की दिशा में प्रयास करते हैं। कहीं ना कहीं अगर राज्य शासन या जो केंद्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं के विजय कुमार, वो जब आते हैं तो कहीं ना कहीं एक प्लान बनता है, उस प्लान के इम्प्लीमेंटेशन में भी कहीं ना कहीं खामियां आती हैं। यूएवी की आपने बात की, कहीं ना कहीं ड्रोन भी मिला हुआ है, आर्म्स एमुनेशन हमारे पास जो है वो ज़्यादा है, नक्सलियों के पास कम है, हमारे पास अच्छी क्वालिटी के वो हैं। तो सारी चीज़ें अगर हम अपर हैंड पर हैं तो हमें रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है? क्यों नक्सल जो है वो खात्मे की ओर नहीं बढ़ रही है नक्सल समस्या? क्यों हमारे जवानों को ज़्यादा सफलता नहीं मिल रही है? ये सारी विषयों पर आज विचार करने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि अब नक्सल जो समस्या है, नक्सल के लिए जो रणनीति बनाई जा रही है, वो रिजल्ट ओरिएंटेड बनाई जाए और बहुत सोच विचार करके बनाई जाए। वो जो है एसी कमरों में, राजधानी के एसी कमरों में बैठ करके ना बनाया जाए। कहीं ना कहीं वो रिजल्ट जो है, अगर उसका अमली जामा पहनाना, आपको तर्रेम में अगर उसका अमली जामा पहनाना है तो उसकी जो पूरी संरचना है, उसकी पूरी प्लानिंग है, वो बस्तर के जंगलों में बनाई जाए, बस्तर के इलाके में बनाई जाए, ताकि आपकी योजना उन इलाकों पर फिट बैठे और फिजिबल हो और सुरक्षा बलों को जो है उसका सीधा सीधा लाभ मिले। मैं आपको बताऊं कि पिछले काफ़ी दिनों से सेंट्रल गवर्नमेंट काफ़ी पैसे खर्च कर रही है नक्सल उन्मूलन को लेकर के। लगातार लगभग 45-50 बटालियन आपके छत्तीसगढ़ में सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स की है यहाँ पर। बावजूद उसके इतने संसाधन होने के बाद हमको वो चीज़ें क्यों नहीं मिल पाती जो यहाँ के लिए फिजिबल है? अब यूएवी की बात करें, यूएवी की टेक्निक ऐसी है कि वो उसका कैमरा ठीक नहीं है, वो ऊपर से जो है वो तस्वीरें नहीं ले पाता। बस्तर की भौगोलिक परिस्थितियाँ इतनी विषम है कि कहीं ना कहीं जंगल, पहाड़ और गड्ढे हैं जिनमें ये यूएवी प्रॉपर काम नहीं कर पाता। तो इतने हाई प्रोफाइल संसाधनों की क्या आपको आवश्यकता है? आपको वहाँ पर आवश्यकता है कि जो मोबाइल नेटवर्क मिले। आज भी बस्तर के बीहड़ों में, बस्तर के कई गांव ऐसे हैं, कई कैंप ऐसे हैं जहां पर मोबाइल नेटवर्क नहीं है। बस्तर के कई थाने, कई कैंप ऐसे हैं जिनमें आपका सीधी हाई फ्रीक्वेंसी वायरलेस कम्युनिकेशन नहीं है। रिपीटर के थ्रू जो है वो आपको वहाँ पर कनेक्टिविटी लेनी पड़ती है। आप सैटेलाइट फ़ोन का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा क्यों नहीं करते?
आप उस इलाके के लिए जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है, ह्यूमन इंटेलिजेंस पर ज़्यादा से ज़्यादा आप खर्च क्यों नहीं करते? जो डिजिटल सर्विलांस है वो इस इलाके में जो ज़रूरत है उसके मुताबिक आप क्यों नहीं मंगाते? कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं अब समय आ गया है कि पूरे मामले की समीक्षा होनी चाहिए, सारी नीतियों की समीक्षा होनी चाहिए, और जो बस्तर में फिजिबल है, बस्तर में फोर्स की जो रिक्वायरमेंट है, उन चीज़ों को फोकस करके नक्सलियों के खिलाफ युद्ध लड़ना चाहिए। और कहीं ना कहीं मैं युद्ध इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अभी तर्रेम की जो घटना हुई है, जिस ढंग से सुरक्षा बलों के जो अधिकारी हैं वो भी ये जी वो भी ये बता रहे हैं कि जितना भीषण लड़ाई हुई है वो कहीं ना कहीं एक छोटे युद्ध के भांति है, और उस पर जो है वो हमारे जवानों का इतना नुकसान करके चले गए नक्सली। आज भी देखिए हमारा जो परसेप्शन है, आज देखिए उस घटना को हुए कितने दिन हो गए, लगभग 10 दिन से ऊपर हो गए, लेकिन हम एक जवान को जो हम लोगों ने छुड़ाया, उसकी जान बचाई, उससे इतना महिमा मंडित कर रहे हैं पूरे वातावरण को कि ये 22 जवानों की शहादत को हम भूल चुके हैं। समय पर अगर आप इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे तो धीरे धीरे जो है ये घटनाएं जो है विस्मृत होती जाएंगी और इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएंगी। हम फिर आगे बढ़ जाएंगे और फिर घटनाएं ऐसी होंगी और हम लगातार आगे चलते रहेंगे और बार बार सवाल उठते रहेंगे, बार बार समीक्षाएं होंगी, बार बार टीवी में डिबेट होगी, और बदलाव और रिजल्ट ओरिएंटेड तो होना ही चाहिए। वाकई जरूरत बदलाव की है, बहुत सारी चीजों को समझने और रिव्यू करने की है। बहुत सही बात कही सुरेंद्र वर्मा जी। आप मनीष गुप्ता जी से सहमत हैं कि अब वाकई एक नई रणनीति की जरूरत है, रिजल्ट ओरिएंटेड होनी चाहिए रणनीति? निश्चित रूप से अभिषेक जी, बहुत सारी बातें कही गुप्ता जी ने, और आज जो है बस्तर क्षेत्र में नक्सलवाद के खात्मे के लिए सड़क, संचार, सिंचाई, रोजगार, सुरक्षा और बिजली का नेटवर्क, मोबाइल टावर का नेटवर्क, ये अति आवश्यक है। देखिए, ये राजनीति का विषय नहीं है। जो संसाधन होते हैं, जो तकनीकी और हथियार है, निश्चित रूप से हमारे सुरक्षा बल हैं, उनके सामने नक्सली किसी भी सूरत में टिकने की स्थिति में नहीं है। और यही कारण है कि वो गुरिल्ला युद्ध करते हैं, वो भौगोलिक और प्राकृतिक संसाधनों का पूरा उपयोग करते हैं और उस परिस्थिति और भाषा बोली का ज्ञान जो उनको है उसका एडवांटेज कहीं ना कहीं उनको मिलता है। जहां तक तकनीकी की बात है तो निश्चित रूप से ये जो चाहे यूएवी हो या सैटेलाइट से इंफॉर्मेशन की बात हो, भारत सरकार उपलब्ध कराती है। संघीय व्यवस्था है, गृह क्योंकि राज्य सूची का विषय है, लेकिन नक्सलवाद आज पूरे देश के सामने सबसे बड़ी आंतरिक चुनौती है, आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है। ये राजनीति से परे हटकर केंद्र सरकार, गृह विभाग और राज्य सरकार मिलकर इस लड़ाई को लड़ रही है। और जो मूल अंतर, जिस प्रकार से गुप्ता जी कह रहे थे कि आज वहां जाकर मैदानी स्तर पर योजना बनाकर वहां लड़ना जरूरी है, तो उस दिशा में दोनों सरकारें, केंद्रीय गृह मंत्री अभी आए थे और तमाम केंद्र के फोर्सेस जो है, सीआरपीएफ के डायरेक्टर हो चाहे एलआईबी के डायरेक्टर हो, अरविंद कुमार जी आए और जो तमाम अफसरों ने वहां फील्ड में जाकर जवानों से मुलाकात की और वहां पर रणनीति बनाई गई। निश्चित रूप से यूएवी जो है नक्सलियों के खिलाफ जो युद्ध है उसमें कारगर हथियार है और लगातार सरकार इस दिशा में प्रयास कर रही है। ज्यादातर तकनीकें जो है इजराइल और जापान जैसे देशों से आयातित किया जाता है और लगातार उसमें जो है एडिशन होते रहता है। जिस प्रकार से कैमरे की जो बात कही गई, इस जो अभियान के पहले भी यूएवी का उपयोग किया गया और उसके साथ साथ जो है ये जो सैटेलाइट मैप के माध्यम से जो सूचनाएं आती है एनटीआरओ के द्वारा, जो नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, वहां से सूचनाएं जो दी जाती है उसका भी उपयोग किया जाता है। निश्चित रूप से जहां तक हेलीकॉप्टर समय पर नहीं पहुंचने का जो आरोप है, बहुत अहम चीजें यहाँ पर डिस्कस हो रही थी नक्सलवाद को लेकर। जैसे मनीष गुप्ता जी ने कहा कि रणनीति जो है वो जंगलों में बैठकर बननी चाहिए, ना कि ऐसी कमरों में, तभी सफलता मिलेगी, क्योंकि व्यवहारिक कुछ दिक्कतें होती हैं। निश्चित रूप से अभिषेक जी, उसी दिशा में काम हो रहा है। जिस प्रकार से केंद्रीय गृह मंत्री आए, केंद्रीय गृह सचिव एचपी भल्ला जी आए और जो विजय कुमार जो वरिष्ठ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, उन्होंने वहां पर सवाल था सुरेंद्र जी, मेरा जो अमित चिमनानी जी से था सवाल। जी 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 अभिषेक जी, अभिषेक जी एक बार दोहराएंगे सवाल को अपने। रणनीति को लेकर जो मनीष गुप्ता जी ने कहा, जी मनीष गुप्ता जी ने जो कहा कि रणनीति है वो ऐसी कमरों की जगह जंगलों में ही बनाई जाए, जहां पर एक्शन लेना वहां पर जाकर बनाई जाए, वहां पर एक सेंटर हो, वहां पर रहकर बनाई जाए तो ज्यादा सफलता होगी।
देखिए, मनीष जी की बातों से सहमति प्रदान करते हुए उन्हीं को आगे बढ़ा रहा हूं मैं। चाहे वॉर जो हो वो बंदूकों से लड़ा जाना हो, चाहे टेक्नोलॉजी से लड़ा जाना हो, उस वॉर को लड़ने की एक दृढ़ संकल्प शक्ति होनी चाहिए और उस दृढ़ इच्छा शक्ति से ही स्ट्रेटेजी बनती है। मुझे इस विषय में राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन 30 महीने हो गए हैं। यहाँ पर एक कोई शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी नक्सलियों से लड़ने की राज्य सरकार की दिखाई नहीं पड़ रही है। हमने देखा कि पहले आईडी ब्लास्ट होता है, हमारे जवान मारे जाते हैं, उस समय आईडी माइन बिछे हुए हैं, उसको पकड़ने में नाकामी लगती है हमारे सेना के जवानों को। अभी जो सेना के जवान शहीद हुए उसे नक्सलियों ने घेर कर मारा, 500 से ज्यादा नक्सली थे, उनको वो वहां पे हैं, उनकी लोकेशन ट्रेस करने में असफलता हाथ लगी। तो अगर बम बिछे हुए हैं वो भी सेना नहीं पकड़ पा रही है, नक्सली कहीं पे हैं जहां जवान जा रहे हैं वो भी नहीं पकड़ पा रही है, तो बहुत बड़ी दिक्कत है ये। तो मतलब आप किसी प्रकार से कंट्रोल नहीं रह गया आपका। तो क्या ये राज्य सरकार की उदासीनता का नतीजा है, या राज्य सरकार ने उनको इक्विपमेंट प्रोवाइड नहीं कराए हैं ऐसे जिसके बल पर वो अपनी रक्षा कर सकें? क्योंकि राज्य सरकार ने ऐसा कोई वक्तव्य अभी तक दिया नहीं। केंद्र सरकार से जो भी मांगे राज्य सरकार करती आई है, चाहे वो बटालियन की हो, चाहे वो संसाधन की हो, मोदी सरकार बड़ी एग्रेसिव होकर नक्सलियों के खात्मे के लिए काम करना चाह रही है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि राज्य सरकार को जो अपना एक जिम्मेदारी का हिस्सा निभाना चाहिए था वो पूरी तरीके से मिसिंग दिखाई पड़ता है। हमारे राज्य के गृह मंत्री ने नक्सल मामलों पर कितनी बैठकें ली है, क्या स्ट्रेटेजी बनाई है और उसकी मॉनिटरिंग के लिए क्या क्या किया है? 30 महीने में क्या 30 बैठकें भी ली हैं क्या? क्योंकि देखिए, नक्सल मुद्दा कोई ऐसा छोटा मोटा मुद्दा नहीं है कि 6 महीने में, साल भर में एक मीटिंग हो जाए। औपचारिकता पूरी नहीं करनी है, हर महीने, हर 15 दिन में इसको मॉनिटर करने की आवश्यकता है। लेकिन मुझे तो पता नहीं कि हमारे राज्य के गृह मंत्री ने कितनी बैठकें ली है, जवानों से कितनी बार बात की है कि उनको कहाँ कमी लग रही है। और जो गुप्ता जी ने कहा कि जहां पर ये घटनाएं हो रही हैं वहां पे कितने अधिकारी और कितने नेता जाकर के वहां का मुआयना करके उनको हेल्प कर पाए हैं, तो ये टोटल फेलियर नजर आ रहा है जिसका फायदा नक्सली उठा रहे हैं। अरे भाई, नक्सली तो लंबी लड़ाई लड़के अपनी लीडरशिप को खो चुके हैं, वो कमजोर भी हो चुके हैं, उनके पास संसाधनों की भी कमी है। तो इसका फायदा राज्य सरकार को उठाना चाहिए था, मुझे लगता है वो उठा नहीं पाए। अभिषेक जी, बहुत दुखद है जिनके कार्यकाल में नक्सलवाद नासूर बना, 3 ब्लॉक से 14 जिलों तक प्रसारित हुआ, पूरी तरह से राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं। मैं इस बात पर पूरी आपत्ति करता हूं कि एनटीआरओ और एलआईबी पर ये सवाल खड़ा कर रहे हैं। इनको पता होना चाहिए कि केवल दंतेवाड़ा जिले का मैं उदाहरण दूं, पिछले 4 महीनों में 320 से ज्यादा सरेंडर हुए हैं। लोन वर्राटू, जो देखिए पहले नक्सलवाद जो नासूर था, दंतेवाड़ा जिला, सुकमा जिला, लगभग हम वहां पर नक्सलवाद को समेटने की ओर हैं। और लगातार केवल दक्षिण बस्तर के एरिया और अबुझमाड़ के एरिया में लगभग 40 बाई 40 वर्ग किलोमीटर के एरिया में नक्सलियात सिमट गए हैं। इसका बड़ा कारण है, देखिए एनसीआरबी का आंकड़ा है 2004 से 14 तक जो शहादत थी सुरक्षा बलों की 1099, और आम नागरिक जो मारे गए थे 1442, उसमें लगभग 37% की कमी आई है। शहादत के मामलों में 52% की कमी आई है। ये एनसीआरबी का आंकड़ा है। और ये व्यवहारिक रूप से मनीष जी भी इस बात से एग्री करेंगे कि जिस प्रकार से राजनांदगांव जिला हो चाहे कवर्धा हो, लगातार नक्सलवाद जो जहां पे बढ़े थे वहां पर समेट दिया गया है और नक्सली जो है अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज जिस प्रकार से बस्तर में विकास हुआ है, सरकार का पूरा फोकस पहले दिन से ही सरकार ने, देखिए हमारे घोषणा पत्र में भी था, ये इस प्रकार से राजनीति ना करे। सुरक्षा बलों की शहादत पर देखिए, ये जो सूचना तंत्र है, हमने तो देखिए इस बार डीआरजी बटालियन के साथ साथ बस्तर टाइगर की भर्ती की भी हमने व्यवस्था की। और लगातार जो लोकल इनपुट, बहुत छोटे छोटे लोकल इनपुट होते हैं, 10 सेकंड ले लूं क्या अभिषेक जी? अमित जी, व्यवहारिक जो स्थिति है ग्राउंड लेवल की, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। जिस प्रकार से शोषण हुआ बस्तर का और बस्तरिया का, ये बड़ा कारण था बस्तर में नक्सलवाद के सुरेंद्र जी, ये जो 2 घटनाएं अभी हुई हैं जिसमें 22 जवानों की शहादत भी हुई और उससे पहले एक आईडी ब्लास्ट भी हुआ था, इसके फेलियर के क्या कारण रहे? गृह मंत्री जी ने कितने बार बैठक ली है और एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी क्या है राज्य सरकार की नक्सलियों से लड़ने के लिए? मैंने इसके बारे में सवाल पूछा था,
अगर कोई जवाब दे पाएंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। निश्चित रूप से अमित जी, सरकार पहले दिन से ही नक्सलवाद के खिलाफ विकास, विश्वास और सुरक्षा, ये तीनों स्तर पर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो है बस्तर की जनता को, बस्तर के लोगों को मुख्य धारा में जोड़ने, ज्यादा से ज्यादा सरकार की योजनाओं का लाभ देने और सरकार में उनकी सहभागिता सुनिश्चित करने का काम कर रही है। 11 दिसंबर 2020 को भी मुख्यमंत्री जी ने, उसके पहले 16 नवंबर को जो मीटिंग हुई थी केंद्रीय गृह मंत्री से, उसमें भी देखिए 15 साल भाजपा का राज रहा, मैं इस पर आरोप नहीं लगा रहा हूं, आज भी 214 बसाहट बस्तर में ऐसे है जहां तक बिजली नहीं पहुंचा है। जो 16 नवंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1028 मोबाइल टावर की, देखिए इनपुट कहां से आए हमने ना देखिए ये दो घटनाएं क्यों हुई, मैंने पूछा आपसे। ये अगर आपके दावों में सच्चाई है, सब कुछ बहुत अच्छा है, तो ये दो घटनाएं नहीं होती ना सुरेंद्र जी। नहीं, आप जो आरोप लगा रहे हैं, आप तो सीधे सीधे सुरक्षा बलों के ऊपर लगा रहे हैं, इंटेलिजेंस फेलियर का आरोप लगा रहे हैं। ना मैंने राज्य सरकार और गृह मंत्रालय जो राज्य सरकार का है उसके ऊपर मैंने कुछ सवाल खड़े किए, जिसका जवाब आप दे दीजिए। अमित जी निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी आते ही उस दिशा में वहां पर जो प्रभावित हैं, जो सेना, जो हमारे जवान हैं, उनसे मिले। उसके बाद अगले दिन वहां पर जाके समीक्षा की स्थिति की भी। उस दिन जो आईबी के जो डायरेक्टर हैं अरविंद कुमार जी, सीआरपीएफ के डायरेक्टर कुलदीप सिंह जी हैं, वो उनके बीच बैठक हुई। माननीय गृह मंत्री जी पूरा दिन रहे, 6 मीटिंगें हुई, और आप इस प्रकार से सवाल चैनल में बैठ के कर रहे हैं तो राज्य सरकार ने क्या काम किया? राज्य सरकार की ये उपलब्धि है कि नक्सली, सुन लीजिए, मेरा निवेदन है। दौरा रद्द किया, दिल्ली जाकर। चलिए, मैं मनीष जी से एक सवाल करना चाहूंगा। नक्सलवाद प्रसारित किया गया था, स्ट्रेटजी को लेकर, इक्विपमेंट्स को लेकर जो बातें आप कह रहे थे, हम एक बार एक परसेप्शन हमारे बीच अभी बना है कि हम नक्सली बैकफुट पर है, सुरक्षा बल बहुत एग्रेसिव है। क्या वाकई नक्सली बैकफुट पर है मनीष जी? नक्सली क्या वाकई बैकफुट पर है? निश्चित रूप से अगर आप उसकी भौगोलिक सीमाओं को नापेंगे और नक्सलियों की टोटल स्ट्रेंथ को अगर देखेंगे तो निश्चित रूप से नक्सलियों को नुकसान हुआ है और नक्सली जो है बैकफुट पर आए हैं। पर इसका आशय ये नहीं है कि नक्सलियों की फायर पावर कम हुई है, इसका आशय ये नहीं है कि नक्सली खत्म हो गए हैं, इसका आशय यह कदापि नहीं लगाया जाना चाहिए कि नक्सली खात्मे की ओर हैं। दरअसल देखिए, हम नक्सली जिन सिद्धांतों पर काम करते हैं, नक्सली माओ के सिद्धांत पर काम करते हैं, और उसका सीधा सीधा उनका सिद्धांत है कि जिन इलाकों पर आप कमज़ोर हो, जब फोर्स वहाँ पर मजबूत हो जाए तो आप सरेंडर मोड में आ जाओ और स्लीपिंग सेल मोड में आकर के अपने आप को शांत रखो। जब फोर्स वहाँ से हट जाए तो फिर अपनी एक्टिविटी स्टार्ट कर लो। इसका बहुत सीधा सीधा उदाहरण मैं बताता हूँ कि जिन इलाकों में नक्सली खत्म हो गए हैं कह करके सरकारें और फोर्स अपनी पीठ थपथपा रही है। पिछले महीने केशकाल का इलाका, एक इलाके में जहाँ पर नक्सलियों ने 17 गाड़ियाँ जलाई थी, एक कंस्ट्रक्शन, सड़क का कंस्ट्रक्शन चल रहा था, वहाँ पर जाकर के उन्होंने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया जहां पर लोग मान रहे थे कि नक्सलवाद खत्म हो गया है। भाई, तो इसका आशय ये नहीं है, आप निश्चिंत मत हो जाइए कि वो इलाका नक्सलियों के चंगुल से मुक्त हो चुका है। नक्सली अपनी एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी के तहत काम करते हैं और नक्सली की रणनीति को समझने की जरूरत है, और वहां पर उस इलाके में आपको अपनी अलर्टनेस बढ़ाई जानी चाहिए। लेकिन दुखद बात यह है कि आंकड़ों में आकर के जो विभिन्न राजनीतिक दल है वो दावे प्रति दावे करने लगते हैं। तो मुझे लगता है ये एक ऐसा विषय है जो राजनीति से परे है, देश की सुरक्षा से सीधा सीधा कनेक्टेड है, क्षेत्र की सुरक्षा से सीधा सीधा कनेक्टेड है, लोगों के अधिकारों से सीधा सीधा कनेक्टेड है, इस इलाके के डेवलपमेंट से सीधा सीधा कनेक्टेड है। आज़ादी के 7 दशक बाद भी अगर बस्तर के अंदरूनी इलाकों के ग्रामीणों को अगर उन लोगों ने सड़कें नहीं देखी, उन लोगों ने ट्रेन में सवारी नहीं की, उन लोगों ने हवाई जहाज नहीं देखा, उन इलाकों में हम अपनी मूलभूत सुविधाएं नहीं बढ़ा पाए, तो मुझे लगता है ये दोनों दलों के लिए शर्म की बात है और ये मानवता के लिए भी शर्म की बात है। हम आज चांद पर जाने की बात कर रहे हैं, 21वीं शताब्दी में हम आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं,
लेकिन जब नक्सल वारदात होती है तो हम एक दूसरे को कोसने पर लग जाते हैं। कहीं ना कहीं ये एक ऐसा विषय होना चाहिए जिसमें दोनों दल कंधे से कंधा मिला करके इसके निदान की दिशा में आगे बढ़ें। नक्सलियों की आज जो है नक्सल कमजोर हुए हैं। मुझे लगता है दोनों दल अगर साथ में मिल करके और भी लोगों को साथ में लेकर के अगर आगे बढ़ेंगे तो मुझे लगता है नक्सली खात्मे की दिशा में हम सीधे तौर पर अग्रसर हो पाएंगे। मनीष जी, आपने बताया कि वहां रहकर स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, विकास भी उसमें एक अहम मुद्दा है, लेकिन विकास जब जब करने जाते हैं नक्सली विकास होने ही नहीं देते। चाहे स्कूल की बिल्डिंग उड़ाने की बात हो या रोड बनाने की जो गाड़ियां हैं वहां पर उसको जलाने की बात हो, विकास के रास्ते में सबसे बड़े बाधक वही हैं, सरकारों का कम से कम मानना है। नहीं, निश्चित रूप से देखिए, नक्सली लगातार इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। वो चाहते ही नहीं कि उस इलाके में विकास हो। अगर नक्सली इस प्रकार की सोच रखते हैं तो आपको विकास को एक समग्र रूप से देखना पड़ेगा। आपको बस्तर के विकास को एक सिस्टम में ला करके आपको प्रायोरिटी तय करनी पड़ेगी कि हमको विकास में किन चीजों को हम प्राथमिकता दें, किन चीजों को हम आगे बढ़ाएं, कौन सी चीजें नक्सलवाद के खात्मे के साथ साथ लोगों को रोजगार और लोगों को सुविधाएं देगी। इन सारी चीजों को तय करने की जरूरत है। पर मुझे लगता है कि इसमें एक वृहद रणनीति बनाने की जरूरत है। सरकारों को लॉन्ग टर्म प्लानिंग की जरूरत है, क्योंकि इसमें बहुत पैसे खर्च होने वाले हैं। अगर आप इसकी प्रायोरिटी निर्धारित करके इस दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो मुझे लगता है आपको अपेक्षित सफलता भी मिलेगी, क्योंकि उस इलाके में डेवलपमेंट के लिए आप फोर्स को भी तैनात करेंगे, उस इलाके के लोगों को भी उसमें इन्वॉल्व करेंगे, सरकार की ताकत भी लगेगी, लोगों का जनबल भी लगेगा और कहीं ना कहीं एक उद्देश्य पर हम सुरक्षा के साथ आगे बढ़ पाएंगे। पर आज दिक्कत यह है कि हमारे पास ऐसी कोई प्लानिंग नहीं है। बस्तर के नक्सल प्रभावित इलाकों को एक रूप में, एक खाके में रख करके वहां के हिसाब से प्लानिंग की जरूरत है और इस प्लानिंग में यहाँ के जनप्रतिनिधियों की सहभागिता होनी चाहिए, यहाँ के पंचायत प्रतिनिधियों की सहभागिता होनी चाहिए। ये प्लानिंग जो है, मैं जो बोल रहा हूं कि ग्राउंड में इस पर प्लानिंग होनी चाहिए, चाहे विकास का खाका हो या ऑपरेशन का खाका हो, बस्तर में तैयार होना चाहिए और बस्तर की लोगों की सहभागिता, उनके विचार और बिल्कुल मनीष जी, बहुत अहम बातें आपने यहाँ पर बताई है, आगे बढ़ने की जरूरत है। उम्मीद है इन बातों पर सरकारें जरूर विचार भी कर रही हैं, करेंगी। समय आज मेरे पास इतने ही, मैं बीच में ही आपको रोक रहा हूँ। बहुत शुक्रिया आप सभी का मैं करना चाहूँगा इस अहम चर्चा में भाग लेने के लिए। चर्चा बहुत अहम थी क्योंकि नक्सलवाद छत्तीसगढ़ के लिए एक नासूर बना हुआ है और दिक्कतें लगातार पैदा हो रही। बहुत शुक्रिया आप सभी का। नक्सलवाद का खात्मा कैसे हो, रणनीति कहाँ पर बननी चाहिए, कैसी रणनीति होनी चाहिए, वॉर हाईटेक होना चाहिए, क्या इक्विपमेंट्स मिलने चाहिए, साथ साथ विकास की जब बात करते हैं तो विकास कहाँ और कैसे होना चाहिए, ये एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग बहुत ज़रूरी मानी जा रही है। आज का मुद्दा में इतने। नमस्कार।